सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का है। फिजिक्स का क्लास है। इसमें हम लोग लेसन 2 यानी दूसरा का लेसन या फिर 11, तो जो दूसरा लेसन कहूँ या फिर 11वां लेसन कहूँ, दोनों चीज़ एक ही है। इसको हम लोग बहुत डीपली से अध्ययन कर रहे हैं। मैं चैप्टर का नाम बता दूँ तो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैं एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विचलन कोण किसे कहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि विचलन कोण क्या होता है, या फिर विचलन कोण को परिभाषित करिए। बात एक ही चीज़ है। तो जवाब आया था केवल एक लोगों का। भारती जी का जवाब बिल्कुल परफेक्ट था और बढ़िया लगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि विचलन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं उन्हीं को आपको देता हूँ। देखिए, तो विचलन क्या होता है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पे, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन करते हैं ना, वहाँ पे बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ये आपको बताता है। और इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, डेल से दिखाते हैं। यहाँ तक तो हम लोग बता चुके थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और कल मैं क्या हेडिंग दिलवाया था, मैं कल हेडिंग दिलवाया था अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, विचलन ना कोण। आज की हेडिंग हमारी पड़ेगी कि आखिर अल्पतम विचलन कोण होता क्या है। नाम से ही हो रहा है। अल्पतम का मतलब समझ में आता है, मिनिमम होता है। अल्पतम विचलन कोण का मतलब होता है मिनिमम विचलन कोण, मतलब कम से कम विचलन कोण। नाम से ही स्पष्ट है ना। मिनिमम विचलन कोण यानी कम से कम विचलन कोण। ठीक, तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। आप ध्यान से इमेज के देखिएगा और पक्का बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इमेज को आप अच्छे से देखिएगा कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। बताइए, ये क्या बना दिया, मैं तो प्रिज्म बना दिया, ए बी और सी। और मैं आपको बताया था ना, ये प्रिज्म कोण होता है। ये जो एंगल बना हुआ है इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। ये है अपवर्तक पृष्ठ। पहला अपवर्तक पृष्ठ इधर है और दूसरा का अपवर्तक पृष्ठ इधर है। तो देखिए, कल मैं एक डायग्राम बनाया था, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। इस तरह से एक किरण कौन सा हो गया, आपतित किरण हो गई। यहाँ से ये कौन सा किरण हो गया, ये आपतित किरण। इसके बारे में तो कल मैं जिक्र किया था ही था। अब इसके ऊपर हम लोग डाले थे क्या, अभिलंब। इसके ऊपर हम लोग खींचे थे क्या, नॉर्मल। इस तरह से नॉर्मल खींचा गया था या नहीं खींचा गया था, इस तरह से नॉर्मल हम लोग खींचे गए थे। अब ये क्या होता था, ये अभिलंब की ओर झुक जाती थी इस तरह से। ये इस तरह से अभिलंब की ओर झुक गई और झुकने के बाद दूसरे पृष्ठ पे चली गई थी इस तरह से। और इस पृष्ठ पे भी हम लोग क्या खींचे थे, नॉर्मल खींचे थे इस तरह से। ये नॉर्मल है आपका और ये आपका भी क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। तो ये इस तरह से अभिलंब से कहाँ भाग गई थी, दूर। इसके बारे में मैं बढ़िया से समझाता, मेरे पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्पतम विचलन कोण के बारे पे लेके चल रहा हूँ, बाकी नाम नहीं लिख रहा हूँ। जाना है, ये निर्गत किरण है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। ये हो गई आपका कौन सा, निर्गत किरण। और ये वाला किरण हो गई, इस किरण का नाम है, इस किरण का नाम अगर बात किया जाए तो ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। निर्गत किरण का मतलब क्या होता है, जो बाहर निकलती है ना, उस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, निर्गत किरण। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे देखिए, जब हम लोग नाम पहले ले लेता हूँ, P Q और यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ पे हो जाएगा क्या, S। आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं बनना चाहिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, अगर जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे PQ और क्या QR, तो ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। पक्का। और जब आप QR और RS इनके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा क्या, अपवर्तित किरण। क्लियर। ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा कौन सा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस ओवरऑल को एक ही साथ में अगर देखा जाए तो एक रे, दो रे, तीन, हमको रे आपको पता होगा, जब एक ही साथ देखेंगे तीनों को एक ही साथ, तब ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, और जो लास्ट वाला निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। तो आपके अंदर से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा इसको आपको बताने वाले हूँ कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। तो अब देखिए, ये मेजर हम लोग कर लेते हैं। कोण का मेजर हम लोग कहाँ से करते हैं, अभिलंब से मेजर करते हैं। कोण की मेजर की बात किया जाए तो अभिलंब से। देखिए, ये कोण का मेजर यहाँ से करते हैं ना। ये हमारा हो गया I, आपतन कोण बोलते हैं। और ये हो गया R, अपवर्तन कोण, इधर हो गया कि नहीं, ये हो गया अपवर्तन कोण। क्योंकि कोण का मेजर कहाँ से होता है, अभिलंब से होता है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए, ये इधर भी कोण बना हुआ है। ये कोण का मेजर आप यहाँ से करेंगे, एक इधर से अभिलंब से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और एक कोण का मेजर यहाँ से करेंगे। अब हम लोग पहले विचलन कोण के बारे में लेके चलते हैं ना, यहीं से क्लियर होगा अल्पतम विचलन कोण। और जानते हैं ना, विचलन कोण को किसे दिखाते हैं, डेल से।
तो विचलन कोण पे लेके चलते हैं। कल मैं विचलन कोण को मैं बताया था, विचलन कोण क्या होता है। देखिए, ये आपतित किरण को इस तरह से आप आगे बढ़ाओ, आपतित किरण को कहाँ बढ़ाओ, ये इस तरह से आगे बढ़ाओ, और निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाओ, इस तरह से पीछे बढ़ाओ, इस तरह से निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ। तो कहाँ पे इंटरसेक्शन किया, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, अरे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन किया। अब इसका नाम जैसे मैंने जेड रख दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, इसका नाम मैंने कितना रख दिया, जेड रख दिया। तो ये जो बाहर वाला कोण बना हुआ है, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल, यानी विचलन कोण बोलते हैं। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्लियर। अब बात हो गई, इसी में से निकल के आएगा आपका अल्पतम विचलन कोण। अब अल्पतम विचलन कोण का हम इस्तेमाल कब करेंगे, तो मतलब जिस आपतन कोण पे ये मान सबसे कम आएगा, जैसे 30 डिग्री है, घट के हो गया जैसे 15, अब 15 से हो गया जैसे 12, 12 से हो गया 10 डिग्री, और फिर 8 डिग्री हो गया, 6, 7, 5 डिग्री हो गया। तो मान लेते 5 डिग्री, तो सबसे मिनिमम अगर कोण जिस डिग्री पे होगा, सबसे कम मान लेता हूँ, सबसे अधिक हमको 30 डिग्री मिला, और सबसे कम आई का मान हम चेंज करते जा रहे हैं। आई का मान क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरण हर अलग एंगल पे डाल रहे हैं, तो ये भी तो बदलेगा, चेंज होता जाएगा। जब ये इस प्रकाश जो आई है, आई का मान अगर यहाँ से आप बदलेंगे तो ये भी वैल्यू तो आपका क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो ये वैल्यू जहाँ ये मान जब सबसे कम आएगा, विचलन कोण का मान जब सबसे क्या आएगा, कम आएगा, जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15, फिर 12, और इस तरह से एकदम कम आए ना, तो जिस विचलन कोण से आई का मान चेंज करते जाएंगे तो विचलन का मान सबसे कम, विचलन का मान कम होता होगा। तो जिस विचलन कोण का मान सबसे कम आएगा, जिस आई पे विचलन कोण का मान सबसे कम होगा, तो उस विचलन कोण को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या, विचलन कोण को। जैसे सबसे कम विचलन कोण जैसे हमको 5 डिग्री आया, कितना, 5 डिग्री। तो अब इस जो विचलन कोण है ना, इस विचलन कोण को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, और उसको ना हम लोग बोल देते हैं क्या, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। इसका मतलब ये हो गया कि अल्पतम विचलन कोण का मतलब ये हो गया, जैसे कि अल्पतम का मतलब सबसे कम, अल्पतम का मतलब सबसे कम। देखिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, जैसे मैं मान लेता हूँ ये डेल किसको बता रहा है, विचलन कोण को। तो ये विचलन कोण जैसे एक मान लेता हूँ 20 डिग्री हो गया, और एक डेल विचलन कोण जैसे 30 डिग्री हो गया, और एक विचलन कोण जैसे आ गया मान लेता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। ये 30 डिग्री, ये 20 डिग्री है। क्लियर। तो इसमें से कोई पूछेगा कि तीनों तो है विचलन कोण, लेकिन कोई पूछेगा कि इसमें अल्पतम विचलन कोण कौन होगा। अल्पतम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो इस वाले 10 डिग्री है, तो ये सबसे विचलन कोण का मान यहाँ पे विचलन कोण सबसे कम 10 डिग्री है, तो इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। जो सबसे कम विचलन कोण मान जो विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम का मतलब कम से कम, सबसे कम, अल्पतम विचलन क्या, कोण। और अब जानते हैं ना, अल्पतम विचलन कोण यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अल्पतम विचलन कोण को तो हम लोग डेल से दिखाते हैं, लेकिन अगर अल्पतम विचलन कोण हो जाता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं डेल एम से। डेल एम, डेल का मतलब हो गया विचलन कोण, और एम का मतलब हो गया मिनिमम। एम फॉर क्या हो गया, मिनिमम, मतलब सबसे कम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अल्पतम विचलन कोण क्या होता है कि जब विचलन कोण का मान, ये जो यहाँ पे विचलन कोण है, ये कम बेसी होता जाएगा। कब, जब हम आई को कम बेसी करेंगे तो विचलन कोण का मान भी अपना मान वैल्यू बदलेगा। तो जिस आई पे विचलन कोण का मान सबसे कम आएगा ना, तो अब उस विचलन कोण को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, और उसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। मतलब ये सबसे कम विचलन कोण है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने बोला 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 10 डिग्री। इसमें कोई पूछेगा कि अल्पतम विचलन कोण कौन हो सकता है, तो हम लोग बताएंगे सबसे कम ये विचलन कोण है, तो इसको एक स्पेशल नाम देके बोलेंगे अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा हो जाती है कि इसकी परिभाषा अगर हम लोग दें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस आपतन कोण के लिए, इसकी परिभाषा ये हो जाती है, जिस आई पे विचलन कोण का मान सबसे कम आएगा, उस विचलन कोण का मान सबसे कम आएगा, तो उस विचलन कोण को हम लोग बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। परिभाषा सुनो, जिस आपतन कोण पे विचलन कोण का मान सबसे कम आता है, ये विचलन कोण है, सबसे कम होगा, तो उस विचलन कोण को विचलन कोण ना कह के किस स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अल्पतम विचलन कोण। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। और अल्पतम विचलन कोण को हम लोग दिखाते हैं किससे, डेल एम से। डेल फार हो गया विचलन, आई एम फार हो गया मिनिमम। मतलब डेल एम, डेल और डेल एम दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। एक होता है डेल और एक होता है डेल एम। अगर डेल एम हो गया तो यानी डेल हो गया तो ओनली विचलन कोण, अगर डेल एम हो गया तो अल्पतम विचलन कोण हो जाता है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से
समझ में आया होगा। तो चलिए परिभाषा इसका लिखिए, अल्पतम विचलन कोण। परिभाषा लिखिए इसकी, अल्पतम विचलन कोण की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा लिखिए जिस आपतन कोण पर, मैं इसको हटा देता हूं, लिखिए जिस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे कम आता है, जिस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, उस विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उस विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उसके आगे लिखिए इसे हम डेल एम, इसे हम डेल एम ऐसे लिखिएगा, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। एकड़ी पाई लगा दीजिए। कोई पूछेगा कि डेल एम क्या है तो बता देना डेल फार हो गया डेल्टा, मतलब विचलन कोण, एम फार क्या हो गया मिनिमम हो गया। क्लियर। तो मेरे ख्याल से इतना आया होगा समझ में। अब अगला हिंट हम लोग जान लेंगे। अगला हिंट डालिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक। अगला हिंट होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इसमें लिखना क्या, एन। जानते हैं ना अपवर्तनांक को एन से दिखाते हैं। मेरे पीछे वाले लेक्चर में बताया था ना, प्रिज्म के अपवर्तनांक एन तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण में संबंध, विचलन कोण बताओ अल्पतम विचलन कोण को किससे दिखाते हैं, डेल एम से, में संबंध, में संबंध। ये हेडिंग होगा। और ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे पूछता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। क्या इसमें संबंध होता है, इसका फॉर्मूला लिखना है। पेपर में खूब अच्छे से क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको समझा दूं। देखिए ये प्रिज्म हो गया, ये क्या हो गया प्रिज्म, ABC मैथ के अकॉर्डिंग त्रिभुज, लेकिन प्रिज्म है ना। तो ये प्रिज्म है तो बताओ ये कांच है ना, ये प्रिज्म है तो ये क्या है, एक कांच है, एक तरह से कांच का बना होगा। तो बताओ हर चीज़ का अपवर्तनांक मैं आपको बताया था या नहीं बताया था, बताया था, याद है? अगर नहीं याद है तो सुनो, हर चीज़ का मैं आपको अपवर्तनांक बताया था कि भाई जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, फिर उसको केरोसिन, और उसके बाद केरोसिन हो गया। हर चीज़ का मैं आपको डीजल, पेट्रोल, ये सब जितने भी होते हैं ना, हीरा का, सारे के सारे अपवर्तनांक बताया था कि कितना कितना होता है। तो उसी तरह कांच का भी बताया था। तो ये प्रिज्म का भी अपवर्तनांक होता है। तो इसका अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, इसका अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, वो अपवर्तनांक निकालने का मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्या फार्मूला। और वो फार्मूला कौन सा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो इसके अंदर लिखिए, इसके ये तो हेडिंग होगा, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है। देखिए इसमें निम्न संबंध होता है। उसके बाद डैश, देखिए ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अपवर्तनांक का, और इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, एन से। और ये फार्मूला देखिए इसका ये होता है कि साइन ए प्लस डेल यम, और ओवरऑल के बटे कितना 2, फिर इसके बाद बड़े कोष्ठक ए लगाएंगे डिवाइड, फिर होता है साइन ए डिवाइड बाई क्या है 2 है। अब मैं आपको बता दूं कि ये साइन का एंगल है और नीचे भी साइन का एंगल है। कैसे, मैथ आप पढ़े होंगे टेग्नामेट्री में, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक चैप्टर मिलेगा टेग्नामेट्री, उसमें देखेंगे तो इस तरह से आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से आता है ना। तो ये जो थीटा होता है इसका एंगल होता है, एंगल बोले तो क्या है, साइन का कोण। तो उसी तरह यहाँ पे साइन का कोण इतना बड़ा आ रहा है और नीचे साइन का कोण 1/2 आ रहा है। क्लियर। अब मैं आपको बता दूँ, जहाँ जब पेपर में आएगा तो जहाँ बताना होगा, ये क्या है बता दो मुझे, तो सब लोग बताओ तो ये क्या है। अब मैं बताया था ना ये क्या है, ये प्रिज्म कोण है, प्रिज्म का कोण है। ये है, ये बोले तो क्या प्रिज्म का कोण, यानी प्रिज्म का कोण है। और क्या है, यन तो समझ ही रहा है, यन क्या है अपवर्तनांक है, लिखा भी हूँ यहाँ पे। और डेल यम क्या है, डेल यम ये क्या है, इसके बारे में भी बताऊँ, मैं बताया भी था, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण है। और ये तो हो गया बस, और कुछ बचा, यन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है नहीं लिखेंगे, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर में आता है तो ऐसे लिखता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। तो जब भी आएगा तो इसको आप लिखेंगे अपवर्तनांक n बराबर साइन
ये इस तरह से मैं बॉक्स में इसको डाल देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको से कह नहीं सकता, इस तरह से इंपॉर्टेंट डाल लेना। और जहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, प्रिज्म कोड है। और ये बताएंगे एग्जामिनर को, इस तरह से बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो फिर एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा, समझा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे के बारे में जानकारी कराया हूँ और बताया भी हूँ। और तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इस फॉर्मूले पे हम एक सवाल आपको करा देते हैं, और सवाल अगर कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो चलिए सवाल लगाते हैं। देखिए फ्रंट पे क्वेश्चन लग चुका है, मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। और उसके बाद बोला है कि साइन 49 डिग्री का जो डेटा है वो आपको दे दिया है, कितना है, वो है 0.475 है। तो चलिए साथियों देखिए हमने निकाल लेते हैं क्वेश्चन। बता रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच, तो यानी सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, उसके बाद क्या डैश। अपवर्तनांक आपको दे दिया है, बोला है ना अपवर्तनांक, क्या जैसे बोला हूँ ऐसे पेपर में लगाना है, अपवर्तनांक। और इसको दिखाते हैं किससे, एन से, और एन की वैल्यू आपको दे दिया है, और ये कितना है 1.5। आगे बोल रहा है कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, यानी प्रिज्म कोण। और जानते हैं ना प्रिज्म कोण को किससे दिखाते हैं, प्रिज्म कोण को हम लोग दिखाते हैं किससे, ए से। और ये बराबर कितना है, ये 60 डिग्री दे दिया है, कितना, ये यहाँ पे मैंने बना दिया 60 डिग्री दे दिया। उसके बाद बोल रहा है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। और आपको एक डेटा और दे दिया यहाँ से, साइन 49 डिग्री का वैल्यू जो दिया है ना वो 0.75 है। तो आपको बताना है कि अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। बोले तो क्या डेल एम बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अल्पतम विचलन कोण को ही तो डेल एम से दिखाते हैं। अब बताओ ऐसे केस में कौन सा फार्मूला लगाओगे। भाई एक ही फार्मूला है प्रिज्म कोण वाला, कौन सा, अपवर्तनांक एन बराबर होता है साइन और ए प्लस क्या डेल एम और ओवरऑल के बट्टे क्या 2, और फिर ओवरऑल के बट्टे साइन और ए डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है। बस इस वाले फार्मूले में रख दो, अब वैल्यू रख के और डेल एम की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब इसका वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना है, एन का 5, और यहाँ से हो जाएगा साइन, और ए का वैल्यू रख लो, ए का वैल्यू कितना है, ये है 60 और प्लस डेल एम तो निकालना ही है, तो ये तो ऐसे रख देंगे ओवरऑल के बट्टे 2, और यहाँ से ये साइन की वैल्यू हम रख लेते हैं, अरे साइन, और ए का वैल्यू कितना है 30 और बट्टे ए का वैल्यू 30 नहीं 60 है, 60 और बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1 दशमलव हो जाएगा कितना 5 और इक्वल, और यहाँ से देखिए ये साइन कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन हो जाएगा, और ये 60 प्लस ये डेल एम, और इसको बट्टे 2 रहने दो इसे, अभी इसको रहने दो, लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं इसका। अब देखिए इसको काटेंगे ना, ये 30 आएगा, साइन 30 अंश कितना, इसको काटोगे 60 को 2 से काटेंगे तो 30 होगा। और जानते हैं ना यहाँ पे आएगा साइन कितना, ये हो जाएगा साइन 30 अंश। एक स्टेप और कर लो 1.5 और हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 60 और प्लस कितना डेल एम, और ओवरऑल के बट्टे कितना 2, और बट्टे यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 अंश का मान, अब जैसे आप लोग मैथ पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लेना कि साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है 1 बटा कितना होता है 2 होता है। साइन 30 अंश की वैल्यू की बात किया जाए तो कितना होता है 1 बटे 2 होता है। तो यहाँ पे रख लो कितना 1 बटा 2 रख दिया मैंने, क्लियर। अब बस अब थोड़ा सा और है, उसके बाद आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अब कैसे करेंगे, 1 बटा 2 इधर है, 1 बट्टे में है ना, इसको इधर बेस को गुणा में कर लो, तो 1.5 और गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा 2, और बराबर हो जाएगा साइन और 60 प्लस क्या डेल एम, और ओवरऑल के बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग लगाओ, कितना 1.5 में 2 से भाग लगाओ, भाग लगाने आता है ना, भाग लगाओगे ना तो आएगा आपका कितना पता है 0.75, भाग लगा के देख लेना। और यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन और 60 प्लस ये डेल एम, और ओवरऑल के बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हो गया, जगह थोड़ा सा कम हो गया है, और मैं इसको हटाता हूँ। चलिए यहाँ पे लगा लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये यहाँ से अब साइन यहाँ पे देखिए 0.75 है, तो 0.75 का वैल्यू दिया है। यहाँ से देखिए 0.75 का डेटा कितना है साइन 49, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लगा लेते हैं साइन कितना 49
डिग्री और बराबर यहाँ से हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 60 और प्लस डेल यम बटे कितना 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये डेटा कहाँ से लिख सकते हैं साइड में, चूँकि सर साइन 49 का जो वैल्यू है वो दिया है 0.75, तो मैंने जहाँ पे 0.75 लिखा वहाँ पे साइन 49 लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई आपको डेल यम की वैल्यू चाहिए ना, तो ये साइन हटेगा तभी ना जुगाड़ होगा। अब देखो साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन है, तो मैथ का रूल होता है ऑटोमेटिक हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो आपका बचेगा फिर क्या 49, इधर 49 बचेगा, और इधर आपका बच जाएगा कितना पता है 60 प्लस डेल यम और ओवरऑल के बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। अभी इधर इसका गुणा कर लो, तो 49 गुणा कर दो, इधर बटे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं 9 दूनी 18 के 8 और 4 दूनी 8 एक 9 आ जाएगा 98 बराबर हो जाएगा 60 प्लस कितना डेल यम। ठीक है, अब डेल यम की वैल्यू निकालना, 60 को इधर भेज दो तो 90 और 98 माइनस 60 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या डेल यम। ये कोड है, सब एंगल में आएगा, ये सब कोड है ना, सब ये सब एंगल में आएगा, ये सब इस तरह से डिग्री में, सारे एंगल में नहीं डिग्री में आएगा। अब 98 में से घटेगा 30 और 60, तो पता है कितना 38 डिग्री आएगा, 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डेल एम, यानी डेल एम की वैल्यू हमने पा गया कितना 38 डिग्री। क्लियर। तो ये सवाल आप लगा देना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला और सवाल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे अपनी, और अगर बढ़िया लगा होगा वीडियो तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पे एक क्वेश्चन लगा है, इसका जवाब भी आपको पिन करना है, भाई सब लोग पिन किया करो। ठीक है, तो चलते सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।